आई नो दैट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आई नो दैट। ओके चलो, तो दोस्तों ये है नाउ। तो आज शुरू करते, फिर बाद में बात ये जो होने के बाद फिर अग्रैनुलोसाइट मींस उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल नहीं है, वो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। उसका न्यूक्लियस क्या होता है, उसका काम क्या होता है, सब डिटेल में जानेंगे। और लिम्फोसाइट आपने नाम सुना होगा, ओके। ये कोई शाहरुख खान नहीं है जिनका आप नाम सुना ही होगा, पर शायद सुना होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नाम सुना है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के अलग 4 प्रकार होते हैं, वो भी बात करेंगे डिटेल में। साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल, हेल्पर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। एंड दिस सेल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, और उनके वजह से जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में उसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो बी लिम्फोसाइट है दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल एंड दिस प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ये जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि अभी डेल्टा प्लस वायरस आ गया है, फिर बाद में आएगा लैम्बडा, फिर आएगा शेमडा, ओके, और टाइप के कुछ वेरिएंट्स आएंगे वायरस के। तो दोस्तों ये जो अभी लैम्बडा आया तो ऐसा बोल रहा है कि जो भी वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडीज बने हैं ब्लड में, उस एंटीबॉडीज को ये डिस्ट्रॉय करेगा लैम्बडा वायरस। ऐसी एक न्यूज चल रही है, कौन बनाता है और कौन नहीं पता नहीं। अभी तो लैम्बडा वायरस आने वाला है और 2-4 पेशेंट के ऊपर ही उन्होंने डिस्कस भी कर लिया। तो उनका मतलब ये होता है कि उन्होंने सब उन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि लैम्बडा वायरस क्या करेगा, जो वैक्सीनेशन से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बने हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये न्यूज हर कोई पढ़ना चाहता है, इंडिया का दुनिया का कोई भी आदमी ये न्यूज पढ़ना चाहता है कि कोई तो भी कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है और वो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये न्यूज पढ़ते 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 बीच में एक छोटी सी एडवर्टाइज देते हो ताकि उनका जो पेपर है या फिर उनकी जो साइट है वो चलती रहे। ये बहुत बड़ा बाजार है, आपको समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी छोड़ो। तो सपोज मान लो ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो ये जो बी लिम्फोसाइट है दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। नो व्हाट आर द एंटीबॉडीज, नाम में ही काम है। एंटी मींस किसी को तो भी अपोज कर रहे, ऐसे बॉडी है किसी को अपोज कर रहे, किसी को रोक रहे, किसी को थाम रहे, भाई रुक जा, बॉडी के अंदर इंटर मत कर, या फिर किया भी है तो मुझसे तेरा पंगा है। और दे आर अपोजिंग द एंटीजन सिक्रेटेड बाय पैथोजेंस। तो इसीलिए उनका नाम है एंटीबॉडी। दीज आर द बॉडीज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड व्हिच डिस्ट्रॉय द एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए उनका नाम है एंटीबॉडीज। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, ये बात करेंगे। फिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट है, उसका रोल क्या है कोएगुलेशन में। तो ये हो गया ब्लड, बड़ा टॉपिक है। इसके बाद लिम्फ, उसका काम, फिर सर्कुलेटरी पाथवे, फिर डबल सर्कुलेशन, फिर दोस्तों रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल दैट। तो शुरू करता हूं ब्लड से। कल मैंने एक चार्ट बनाया था ब्लड के लिए, एक चार्ट बनाया था दोस्तों। ब्लड से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड। डिटेल में जाएंगे, कुछ चीजें हैं, ओके 2-4 लाइनें मैं बताता हूं कि एमसीक्यू आएगा या नहीं, पर कुछ चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू आने वाला है। सो ब्लड इज दोस्तों फर्स्ट एमसीक्यू, इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एमसीक्यू, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? ये टिश्यू है ब्लड, आपको शायद विश्वास नहीं होगा पर ये टिश्यू है, because it connect the, what is connective tissue, it is connect the different organ of the body। तो ब्लड यही करता है, it connect the different organ of body, इसीलिए इसे कहा जाता है it is fluid connective tissue। इसका जो इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है मींस बिटवीन द टू सेल, वो फ्लूइड है, इसलिए it is fluid connective tissue। ये दोस्तों ब्लड। नाउ नंबर 1 दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड। ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि कितना ब्लड होता है। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन अडल्ट, इन ह्यूमन अडल्ट की बात करेंगे। इन ह्यूमन अडल्ट ये वेट वाइज वेरी करता है, पर सपोज मान लो एक 65 केजी वाला पर्सन है, तो दैट इज दोस्तों इट विल बी दैट इज 5.5 लीटर। कितना होगा? 5.5 लीटर। इट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ओके,
इट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये याद रखो। इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, हमेशा याद रखो, सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ बॉडी, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ बॉडी, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है ऑफ बॉडी दोस्तों, याद रखो। नंबर 4, अगर मैं इसकी केमिस्ट्री की बात करूं, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन है, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, हैविंग पीएच दैट इज पीएच जो है ब्लड का, याद रखो कितना है, दैट इज 7.4 पीएच है। ओके 7.4। नाउ ये जो ब्लड है दोस्तों, याद रखो, नाउ ये जो ब्लड है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ, दोस्तों याद रखो, ये जो ब्लड है, ब्लड इट इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, एक्चुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब प्लाज्मा के अंदर जो भी है वो फ्लूइड मैट्रिक्स, या फिर कोई लोग जस्ट बोलते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मतलब दोस्तों ग्राउंड सब्सटेंस होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है ब्लड कार्पुस्कल। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उन्हें कहते हैं दोस्तों, दैट इज ब्लड कार्पुस्कल। उसमें 3 लोग आते हैं, ब्लड कार्पुस्कल्स। तो जनरली दोस्तों लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है इसको 2 ही इसमें डिवाइड करते हैं। ये जो ब्लड है इसके 2 बेसिक कंपोनेंट है, याद रखो, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट, सॉरी एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। कल हमने इसके बारे में बात की है। तो इसके 2 ही कंपोनेंट है, एक है दोस्तों दैट इज प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। सिंपल सी बात है। और ये जो प्लाज्मा है, यहाँ पे 2 MCQ कल भी मैंने लिख के दिया था, दैट प्लाज्मा कितना बनाएगा दोस्तों, प्लाज्मा और दूसरा क्या है, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। इस फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्लड कार्पुस्कल आते हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऐसा नाम क्यों है, ये बनते हैं, ये सिंथेसिस होते, कहां पे, बोन मैरो में, अडल्ट में बोन मैरो में बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, बन रहे हैं और फिर ब्लड में एंटर करते हैं, इसलिए इनका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। नाउ दोस्तों 55% ऑफ द ब्लड इज कंपोज्ड बाय प्लाज्मा। इन दोनों का अगर मैं डिवीजन करूं कि कितना प्लाज्मा और कितना फॉर्म्ड एलिमेंट है, तो 55% प्लाज्मा है और 45% दोस्तों फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। 55% प्लाज्मा है तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। MCQ। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, याद रखो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ ब्लड शुरू करते हैं प्लाज्मा के साथ। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मा, उसके इसके काम क्या है, उसमें होता क्या है, शुरू करते हैं प्लाज्मा के साथ। ओके चलो, ओके चलो, तो ब्लड हो गया, फिर प्लाज्मा, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट, और फॉर्म्ड एलिमेंट में हर एक फॉर्म्ड एलिमेंट आएगा, RBC, WBC और प्लेटलेट। ये हमारा अभी वे है लर्न करने का। बात करेंगे दोस्तों प्लाज्मा के बारे में, बात करते हैं, लेट डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा मींस थोड़ा सा फ्लूइड होता है, ये शब्द ही रिलेटेड विद द फ्लूइड है दोस्तों। साइटोप्लाज्म, दैट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा। So plasma means related to the something of a substance which have fluid nature. So substance which have fluid nature. तो पहला ही MCQ दोस्तों, प्लाज्मा की बात क्या करते हैं, मान लो ये क्या है प्लाज्मा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ।
सपोज ये कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में दोस्तों क्या है, इस कंटेनर में मान लो कोई लिक्विड है, इस कंटेनर में मान लो कोई लिक्विड है, और उस लिक्विड का कलर कैसा है, उस लिक्विड का कलर है स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है। अब स्ट्रॉ कलर मुझे कहाँ पे मिलेगा, शायद यहाँ पे मिल सकता है, शायद यहाँ पे, हाँ ये स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, शायद मिल रहा है, ये स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, ये स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, ऐसा है, क्लियर लिक्विड है जिसका कलर है स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है दोस्तों, याद रखो कैसा लिक्विड है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है। नाउ तो बीच में क्या हुआ, नाउ बीच में फिर ये ऐसा था यहाँ पे, मग काय झालं मुलांनो, इसमें क्या आ गया, इसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट आ गए जो बोन मैरो में बन रहे थे, हम आ गए दोस्तों मान लो आरबीसी, क्या आ गए, आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल आ गए, आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरबीसी के बाद दोस्तों ओके फिर आ गए दैट इज डब्ल्यूबीसी, जो कि कैसे भी शेप होता है उसका अमीबॉइड शेप, ये आ गए डब्ल्यूबीसी, ये आ गए डब्ल्यूबीसी जिनका शेप कैसे भी है, ये आ गए डब्ल्यूबीसी। फिर उसके बाद दोस्तों आ गए प्लेटलेट्स, ये आ गए प्लेटलेट्स, वाओ। तो ये हो गया दोस्तों, बन गया अपना ब्लड, ये बन गया अपना ब्लड, ये बन गया अपना ब्लड। क्या बात करें सर, हाँ ये बन गया अपना ब्लड। ये क्या है, मान लो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये मान लो दिस इज एन, ये है रेड ब्लड सेल आरबीसी, ये है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और ये है दोस्तों प्लेटलेट, ये है प्लेटलेट। समझो चीजों को, समझो चीजों को। प्लाज्मा क्या है रे, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा कुछ इस तरीके का है। सो दिस इज दोस्तों रेड ब्लड सेल, दिस इज व्हाइट ब्लड सेल, और दिस इज प्लेटलेट्स, ये ब्लू वाला, ये हो गया प्लेटलेट्स। नाउ फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, जो बीच में ये जो स्पेस होता है, सेल के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। यस और नो, यस और नो। जो दोनों देश के बीच में मैच होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल मैच, जो हुआ अर्जेंटीना और किसके बीच में, कोपा अमेरिका। अर्जेंटीना और दूसरा कौन सा कंट्री था, बोलो, अर्जेंटीना और दूसरा कौन सा कंट्री था, ब्राजील। ओके तो दोस्तों वो इंटरनेशनल मैच होता है बिटवीन टू कंट्रीज, वो मैच है। यहाँ पे दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में, इस इंटरसेलुलर स्पेस में ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज नथिंग बट द प्लाज्मा, दैट फ्लूइड इज नथिंग बट द प्लाज्मा। नाउ ये प्लाज्मा में फॉर्म्ड एलिमेंट तो है, साथ ही साथ दूसरे भी कुछ अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। ओके इसमें अलग अलग सब्सटेंसेस क्या होंगे, इसमें कोएगुलेशन फैक्टर होंगे, फिर इसमें और क्या होगा दोस्तों, इसमें फिर प्लाज्मा प्रोटीन होंगे, फिर इसमें दोस्तों और क्या हो सकता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, फिर और क्या हो सकता है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है प्लाज्मा में, फिर प्लाज्मा में और बहुत सारी चीजें दोस्तों, हार्मोन्स हो सकते हैं, फिर प्लाज्मा में एंजाइम भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे दिखने रहेगा, एंजाइम भी हो सकते हैं दोस्तों, अलग अलग चीज है, ये प्लाज्मा में सब होता है, ये प्लाज्मा में सब होता है। पर प्लाज्मा क्या है, तो मैं एक लैंग्वेज में बोलूं, इट इज एन इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये इंटरसेलुलर फ्लूइड है, अ फ्लूइड बिटवीन द सेल्स। और दोस्तों इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड इंटरसेलुलर आणि विस्कस फ्लूइड आहे, विस्कस म्हणजे चिकट आहे। विस्कस या शब्दाचा अर्थ काय असतो, विस्कस या शब्दाचा अर्थ असतो चिकट, विस्कस या शब्दाचा काय अर्थ असतो, चिकट। तो बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा की डेफिनेशन की। सो क्या है प्लाज्मा, बात करेंगे कि है क्या वो प्लाज्मा, चलो बात करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है दोस्तों, प्लाज्मा इट इज, याद रखो प्लाज्मा इज, आगे बढ़ते हैं, इट इज, इमेजिन होना चाहिए, इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, एनसीईआरटी कहती है स्ट्रॉ कलर्ड है, यार ये क्वेश्चन है, स्ट्रॉ कलर्ड, या फिर उसका दूसरा नाम है स्ट्रॉ मींस पेल येलो, पेल येलो कलर्ड है, स्ट्रॉ कलर मींस पेल येलो
और स्ट्रॉ कलर्ड, कलर हो गया स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस हो गया उसका नेचर, स्ट्रक्चर के बारे में उसका नेचर, स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड है। इंटरसेलुलर मींस दो सेल के बीच में होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड है दोस्तों प्लाज्मा। हमेशा याद रखो प्लाज्मा जो है दोस्तों इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, मतलब कोई भी लिविंग मटेरियल उसके अंदर नहीं है। जैसे कि मुझे ब्लड, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये लिविंग है, पर प्लाज्मा एक पानी है, वाटर है, कुछ नहीं बाद में, और उसमें कुछ प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों। सो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड, इट इज नॉन लिविंग है दोस्तों प्लाज्मा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म, बताने की जरूरत नहीं, इट फॉर्म दोस्तों, इट फॉर्म 55% of blood, 55% of blood is formed by this plasma protein, sorry plasma. Now बात करते हैं दोस्तों what are the composition of plasma, बात करेंगे what is the composition of plasma. Okay, yes Ashish, that is not beta sperm, that fluid is called as a semen, that fluid is called as a semen. Okay, sperm are the cell present in semen. आगे बढ़ते हैं, तो इतना भी विस्कस नहीं है, इतना भी विस्कस नहीं है, पर मान लो जैसे कि ज्यादा विस्कस, विस्कोसिटी बहुत कम होती है, अगर ज्यादा विस्कस हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों प्लाज्मा से कंटिन्यू करते हैं, दैट इज बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इसमें क्या क्या है, अरे प्लाज्मा तेरे अंदर क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है हमें पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उसमें तो फॉर्म्ड एलिमेंट तो हमने अलग ही कर दिया, मान लो हमने क्या कर दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट, तीनों के तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट, तीनों के तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने अलग से निकाले। सपोज मान लो दोस्तों, और फिर बचता क्या है वो देखा, ये है सपोज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की एक डायग्राम अगर मैं बनाऊं, जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर आ जाए। आदमी ना पिक्चर दिमाग में रखता है, वर्ड नहीं, वर्ड नहीं। तो पिक्चर कुछ ऐसा है दोस्तों, मान लो ये है कंटेनर, और इस कंटेनर में दोस्तों, इस कंटेनर में मान लो कि ये है प्लाज्मा, व्हाट इज दिस, ये है प्लाज्मा। नाउ ये है ब्लड, मान लो ये है ब्लड। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक लाइक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑल, अभी बहुत सारे टेक्निक्स आए हैं जिससे मैं दोस्तों ये जो सपोज मान लो ये आरबीसी है, ओके, इनको मैं अलग कर सकता हूँ अभी, ओके, इनको मैं अलग कर सकता हूँ। मान लो ये है आरबीसी, मान लो दोस्तों ये है डब्ल्यूबीसी, ओके, ये है डब्ल्यूबीसी, मान लो ये है दोस्तों प्लेटलेट्स, ऐसे फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स, तो मैंने ये जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, ये जो डब्ल्यूबीसी है इनको निकाल दिया, ये जो आरबीसी है डब्ल्यूबीसी है, पहले तो डब्ल्यूबीसी को निकाल दिया, चलो हटो रे, ओके, ये डब्ल्यूबीसी निकाल दिया मैंने बाहर, फिर मैंने क्या कर दिया कि आरबीसी को बाहर निकाला, ए चलो चलो निकलो बाहर, निकलो, उनको सेपरेट कर दिया। फिर मैंने ये आरबीसी, ये पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं उसे, जिसको आरबीसी देना है उसको आरबीसी, जिसको डब्ल्यूबीसी देना है जिसको डब्ल्यूबीसी। डेंगू के लोगों को प्लेटलेट की जरूरत होती है तो उनको प्लेटलेट देना है, तो मैंने ये अलग कर दिया दोस्तों, ये अलग कर सकते हैं हम, इतनी ज्यादा टेक्निक आई है। अभी ये है, सॉरी, अभी दोस्तों ये क्या है, तो ये जो है, अरे ओके, तो ये क्या है, दीज आर द प्लेटलेट्स, ये क्या है, दीज आर द डब्ल्यूबीसी, और ये क्या है, दीज आर द आरबीसी, याद रखो। तो ये डब्ल्यूबीसी मैंने बाहर निकाले हैं, मैंने ये आरबीसी बाहर निकाले हैं, और मैंने ये प्लेटलेट्स भी बाहर निकाले, जो बचा हुआ है प्लेटलेट्स भी बाहर निकाले हैं, जो बचा हुआ है, ये जो बचता है दोस्तों यही तो है प्लाज्मा, यही तो है प्लाज्मा। तो इसका कंपोजिशन क्या है, क्या दिख रहा है आपको, वाटर है सर जी, वाटर है, क्या दिख रहा है, वाटर है। और इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर फिर दोस्तों क्या है, मिनरल्स है, इसके अंदर फिर न्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर फिर क्या है, इसके अंदर फिर दोस्तों नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसके अंदर फिर कोएगुलेशन फैक्टर है, इसमें फिर दोस्तों एंजाइम्स है, इसमें हार्मोन्स है,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लाज्मा प्रोटीन्स है अलग अलग टाइप के, ये है। ओके, ये है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ये है, दैट इज अ प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा के अंदर क्या है, इस प्लाज्मा के अंदर दोस्तों, इस प्लाज्मा के अंदर होंगे, क्या होंगे, इसके अंदर होंगे दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अंदर हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, वाटर है। अरे कितना है वाटर, वाटर का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 90 to 92% जो है, 90 to 92% जो प्लाज्मा है वाटर है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने हैं, 6 to 8% जो है दोस्तों, 6 to 8% जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। फिर क्या है, और फिर क्या है दोस्तों, और क्या है, और क्या है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब दोस्तों आयंस होते हैं। क्या क्या है, अरे सोडियम है, पहले पॉजिटिव लिखता हूं, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दीज आर द क्या आयन। और दोस्तों बाद में लिखता हूं अनायन, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन है, और क्लोराइड आयन है। जहां तू वहां मैं, ओके, जहां तू वहां मैं, ऐसा कौन बोलता है, क्लोराइड बोलता है सोडियम को। जहां तू वहां मैं, जहां पिया वहां मैं, ऐसे गाना है, ओके। या फिर एक गाना है, क्लोराइड हमेशा गाना गाएगा ये, क्लोराइड किसके लिए, क्लोराइड आयन किसके लिए, सोडियम के लिए, सोडियम के लिए, ओके। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, कि एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान, जाओ तुम चाहे जहां। तो सोडियम बोलता है भाई ऐसा मत कर, तू मेरे साथ ही चल। जहां जहां सोडियम जाएगा उसके पीछे पैसिवली क्लोराइड जाता है, हमेशा याद रखो। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज always an एक्टिव प्रोसेस, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड इज पैसिव प्रोसेस। तो ये जाने वाला, ये जोड़ी है सोडियम और क्लोराइड की, तो ये है कैटायन, ये है एनायन, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और क्या होता है, और दोस्तों फिर होंगे दैट इज डिफरेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स। तो ये कोएगुलेशन फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, नाउ कोएगुलेशन फैक्टर्स मींस दोस्तों these are the protein which are responsible for coagulation of blood. Now what is meant by coagulation of blood, क्या होता है, सपोज मान लो कि कुछ इंजुरी की वजह से मुझे यहाँ पे कट हुआ है, ओके, मैं आपको तो नहीं बोल सकता ना आपको कट हुआ है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट को कोई कट बैठ जाए। सपोज मुझे यहाँ पे कुछ कट हुआ है और मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, और ब्लड फ्लो होने के बाद दोस्तों कुछ मिनटों में, तो मैं थोड़ी ऐसे फ्लो होने दूंगा, अरे होने दो फ्लो, ठीक है जाने दो, अच्छी बात है, खराब ब्लड है थोड़ा सा जा रहा है, नहीं, तो मैं प्रेस करके रखूंगा, प्रेशर बैंडेज बोलते हैं उसे, और फिर धीरे धीरे आपको क्या लगता है, आपने प्रेस कर दिया इसलिए वो क्लोज हो गया, गलत। ये प्लाज्मा के अंदर कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त गोठने से काम करता है। वहां पे प्लेटलेट भी बहुत सारे रोल, ये है हमारे सिलेबस में ये प्रोसेस कोएगुलेशन। तो कुछ प्रोटीन्स है दैट हेल्प इन दोस्तों कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन के भी रोल है, विटामिन के का भी रोल है, तो ये डिटेल में जानेंगे। फिर दोस्तों क्या क्या होगा और क्या क्या होंगे, फिर उसके अंदर और होंगे दोस्तों ब्लड प्लाज्मा के अंदर और होंगे न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा के अंदर और होंगे न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होगा प्लाज्मा के अंदर और क्या होंगे दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर और होंगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। क्या क्या है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कोई मुझे बता सकता है क्या क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, मैं जस्ट आपका नॉलेज चेक करने वाला हूँ। क्या क्या है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, शायद आपको सिलेबस में होंगे, आईसीएससी का है कोई, यूरिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस नहीं है, यूरिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यूरिया, बहुत बढ़िया, यूरिया है, पहले तो ऐसे शुरू करते हैं, अमोनिया, अमोनिया, फिर दोस्तों यूरिया, और फिर यूरिक एसिड, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें है ग्लूकोज, उसमें है ग्लूकोज, उसमें है अमाइनो एसिड्स, उसमें है ग्लूकोज, उसमें है अमाइनो एसिड, उसमें है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, और उसमें दोस्तों दैट इज मान लो ग्लिसरॉल एंड ऑल, ओके, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। और बात करें तो क्या है, अगर मैं और बात करूं दोस्तों प्लाज्मा में, तो एक बात रह गई
कोई मुझे बता सकता है? फ्रॉम टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फ्रॉम टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या बात है, क्या रहेगा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या रहेगा? क्या बात है, क्या रहेगा? ऑक्सीजन एंड CO2 इन डिसॉल्व फॉर्म। ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दोस्तों डिसॉल्व गैसेस, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व गैसेस लाइक दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन भी होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम किया है। और एक आयन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, ओके, यहाँ पे अभी आता है कनेक्टिव MCQ बोलता हूं मैं इसे ना कनेक्टिव MCQ बोलता हूं, इसे हम कनेक्टिव MCQ बोलते हैं। नाउ कैन यू टेल मी द 70% of carbon dioxide, 70% of carbon dioxide or maximum amount of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion, yes or no? Yes or no? और है क्या नहीं वो प्लाज्मा में, and it is transported by plasma or RBC, it is transported via plasma or RBC. Answer is plasma, answer is plasma, that is the way. या ऐसा कनेक्ट करना है, ऐसा कनेक्ट करना है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? लिखू क्या यहाँ पे, लिखू क्या मैं यहाँ पे? लिख सकता हूं यहाँ पे, दैट इज आप लिख सकते हो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट आयन वाया प्लाज्मा। तो ये है प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, और भी एक बात प्लाज्मा में बाकी है, ओके, और वो है दोस्तों दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज उन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये भी प्लाज्मा में ही होते हैं। और एक लास्ट पॉइंट बोलता हूं दोस्तों, ये बचा हुआ है यहाँ पे, और वो होगा दैट इज कुछ एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं। ये प्रोटीन है एंटी कोएगुलेंट, क्या है? एंटी कोएगुलेंट, जिसका नाम है दोस्तों हेपेरिन। हेपेरिन इज द एंटी कोएगुलेंट, हमेशा याद रखो, बान मार के लिखता हूं यहाँ पे, हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट है। हेपेरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये एंटी कोएगुलेंट हो गए। अभी डिटेल में जाएंगे जरा इसके प्लाज्मा के। ये सर NCERT में बस इतना ही कहा है, अरे प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट है, प्लाज्मा प्रोटीन है, कोएगुलेशन फैक्टर है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स है, बाकी के तो नहीं कहा है। इसका मतलब नहीं है क्या सर? है, पर बाकी NCERT कैसा है ना, जिन्होंने लिखा था ना ये किताब, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग थे, और है जिनकी आपकी उम्र नहीं है, उनका उतना एक्सपीरियंस है बायोलॉजी पढ़ाने का। तो इन्होंने ना नीट एग्जाम सामने रख के किताब नहीं लिखी है। ओके, एक पॉइंट क्लियर करता हूं कि 2013 से इंडिया में नीट होगी तो उस तरह से अभी NCERT को बनाते नहीं, उन्होंने एक टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लिखा है, और कुछ बातें प्लाज्मा में, प्लाज्मा की कुछ बातें उधर ब्लड में, और थोड़ा सा आगे। तो मैं क्या कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कन्वर्ट दैट, रिटर्न एग्जाम के लिए बनाया था ना टेक्स्ट बुक, पहले रिटर्न एग्जाम थे, MCQ तो बाद में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बाद में आए, तो उसलिए बुक बनाया है। तो मेरा एक काम है टीचर का कि कन्वर्ट दैट दोस्तों रिटर्न एग्जाम बुक इनटू MCQ ओरिएंटेड नोट्स और MCQ ओरिएंटेड नोटबुक, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। कभी कभी एक ही लाइन मेंशन की रहती है, पर मैं उसके लिए 5 लाइनें एक्सप्लेन करता हूँ, कहीं कहीं तो भी दूसरे टॉपिक में, ओके, कहीं 12th में, कहीं 11th में, कहीं तो भी तीसरे टॉपिक में वो पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको पता है ना, एंटी कोएगुलेंट मींस फिर से आविष्कार हिवाड़े, एंटी कोएगुलेंट मींस ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होता है, होने देता है, इसे कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। क्या बात है, क्या बात है, इसे कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज भी रहेगा आयुष, नो डाउट। बात करता हूं ना, कुछ एंजाइम्स भी रहेंगे, मैं वापस आता हूं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी कोएगुलेंट के ऊपर दोस्तों, मैं वापस आता हूं एंटी कोएगुलेंट के ऊपर। एंटी कोएगुलेंट क्या उसने पूछा है कि एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या है? तो कुछ एंजाइम्स भी होते हैं प्लाज्मा में, ओके, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जैसे कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज होता है स्मॉल अमाउंट में। सपोज आपने वो बच्चे देखे होंगे, ये कुछ लड़के देखे होंगे, ब्लड कलेक्शन के लिए आते हैं, लैब में काम करते और वो ब्लड कलेक्शन के लिए आते हैं। यस और नो, यस और नो, आपने देखा है या नहीं देखा है? ओके,
ओके, देखा है या नहीं? यस यस, ब्लड कलेक्शन के लिए आते हैं। और जब उनके पास वो कोई भी ऐसे अरे गहरे ट्यूब में ब्लड कलेक्ट नहीं करते हैं, उनके पास अलग 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 दोस्तों अलग 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 ट्यूब होते हैं, छोटे छोटे। और उस ट्यूब का आप अगर देखोगे तो हर एक ट्यूब का जो ढक्कन है वो अलग कलर का होता है। जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब है हर एक का ढक्कन अलग कलर का होता है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई ब्लू है दोस्तों। ओके, तो उस ट्यूब के अंदर ना क्या किया जाता है, आता जरा लक्ष्य है। सपोज मैं रहता हूं अभी यहाँ पे श्रेयनगर में, उस्मानपुरा में, ओके, और मेरी लैब है हड़को में या फिर हरसुल साउंगी, ओके, जड़गांव रोड टी पॉइंट, वहां पे एक लैब है। मैंने फोन किया कि मुझे, मेरा पेशेंट है, मेरा हॉस्पिटल इधर है श्रेयनगर में, तो मेरा पेशेंट है, आप आ जाओ, कलेक्शन करके जाओ और मुझे टेस्ट रिपोर्ट भेज दो। तो वो बच्चा आया, उसने ब्लड कलेक्ट किया, तो उसको आने के लिए आधा घंटा तो लगेगा ना, या फिर जाने के लिए 20-25 मिनट लगेगा। तो ब्लड का कोएगुलेशन टाइम कितना है? 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट में ब्लड कोएगुलेट होता है। तो ब्लड वो कोएगुलेट हो जाएगा ना वहां तक जाने तक। इसलिए फिर क्या करते हैं हम, एंटी कोएगुलेंट उस ट्यूब में ऑलरेडी डालते हैं। ऑलरेडी वो एंटी कोएगुलेंट होता है पाउडर के फॉर्म में। तो एंटी कोएगुलेंट क्या करेगा, एंटी का मतलब क्या है, अंकल की वाइफ? नहीं 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 नहीं, एंटी का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी में है अपोज, विरोध। ओके, अपोज करना। तो कोएगुलेशन को जो सब्सटेंसेस अपोज करते हैं, जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते, उसे कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। नाउ कोएगुलेशन मीन्स रक्त गोठणे, मराठीत सांगतो। ओके, रक्त गोठणे, ब्लड का गोठून त्याची गुठळी बनणे, त्याला म्हणायचं कोएगुलेशन। जसं की समजा इमॅजिन करा, पाण्याचा जसं बर्फ होतो ना, तसं रक्ताची गुठळी होते, त्याला म्हणायचं कोएगुलेशन। आणि ते कोएगुलेशन न होऊ देणारे जो सब्सटेंस आहेत उन्हें कहते हैं एंटीकोगुलेंट। अगर मैंने पहले से ही हेपेरिन डाला है उस ट्यूब में, या फिर ईडीटीए, अलग अलग है, आर्टिफिशियल नेचुरल है कोएगुलेंट है, हेपेरिन इज अ नेचुरल कोएगुलेंट, पहले से ही हमारे ब्लड में है। या फिर ब्लड तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा ना, ब्लड जम जा सकता है, और ब्लड अगर जम हो गया तो हम जम जाएंगे। ब्लड कोएगुलेट हो गया तो हम कोएगुलेट हो जाएंगे। ऐसे कैसे, अरे क्या हो गया, अरे इसका ब्लड कोएगुलेट हो गया, चलो ये खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी, ब्लड ये फ्लो में होना चाहिए, फ्लूइड है ना। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर जिसे कुछ लोग गॉड कहते हैं, ओके, तो नेचर ने क्या किया है, एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया ब्लड के अंदर कि ब्लड हमेशा फ्लूइड फॉर्म में रहे। ओके, और वो है हेपेरिन, उसे कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। और कुछ एंजाइम भी होते हैं। चलो आगे बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, मैं डिटेल में लिख के देता हूं हर एक का फंक्शन क्या है, ऑल दैट। ओके, सो बात करते दोस्तों, आपको समझ में आया? मैंने पहले से ही वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट निकाल दिए थे, तो बचा था वाटर, और फिर दोस्तों बचा था वाटर और बाकी के सब्सटेंसेस। चलो बात करते हैं, टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। वाओ, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ये आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट प्लाज्मा कैसे होता है, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में। ब्लड भी देखने को मिलेगा, खुद का ही ब्लड निकालना पड़ता है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है दोस्तों, फिजियोलॉजी में चले गए, पहला प्रैक्टिकल होता है माइक्रोस्कोप का, कि माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर क्या है, ऑल दैट। सभी नए नए एप्रॉन वाले, फिर बाद में 6 महीने बाद एप्रॉन गंदा होता है, वो कोई धोता भी नहीं उसको, वो अलग बात है, क्योंकि वो खुद को धोना पड़ता है। पर पहले पहले मम्मी पापा ने 2-2 एप्रॉन लिए होते हैं, तो नए नए 2-2 एप्रॉन, स्टेतो की जरूरत नहीं होती, फिर भी लेके जाते हैं। निकल रहे बड़ा ऐसा गाइटन का बुक पकड़ के चले हैं, फर्स्ट ईयर के कॉलेज में एंट्री कर रहे गेट से। ओके, कोई गाड़ी के ऊपर आता है, कोई लोग कार में भी आते हैं, ओके, अलग अलग। और फिर चले गए, फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल शुरू हो गया, माइक्रोस्कोप का पहला प्रैक्टिकल होता है। तो फिर वो लेंस के टीचर बताते हैं लेंस के बारे में, ऐसा लेंस है, वैसा लेंस है, ये उसका स्ट्रक्चर है, एंड ऑल दैट। या ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, वो सब। ओके, और हम पूरा ध्यान से, आपको लगता है अभी ये ऐसा नीट में आने वाला है, ऐसा ध्यान देते हैं। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि यार ये नीट में नहीं आने वाला, नीट तो अभी 5 साल बाद है, अभी तो मैं नीट क्रैक करके आया हूँ। पर वो जो प्रैक्टिकल में फिर बाद में ये दोस्तों इसका प्रैक्टिकल आता है, कि ब्लड कलेक्शन का प्रैक्टिकल आता है, खुद का हीमोग्लोबिन मेजरमेंट का प्रैक्टिकल आता है। तो एक प्रैक्टिकल आता है कि हीमोग्लोबिन खुद का ही मेजर करना है, या फिर आपका खुद का ही ब्लड ग्रुप मेजर करना है। बहुत बार खुद को ही प्रिक करनी पड़ती है। ओके, खुद को ही प्रिक करो, खुद का ही ब्लड निकालो, डाल दो, और देख लो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। फिर देखो आपके ब्लड ग्रुप में आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है,
बहुत बार खुद को ही प्रिक करनी पड़ती है, पर वो जो मजा आता है ना, ओके, वो जो एंजॉयमेंट है, अरे तेरा प्रिक हुआ क्या, तेरा नहीं रे बहुत डर लग रहा है यार मेरा अभी तक प्रिक नहीं हुआ, है ना। ये जो मजा है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फ्यूचर सिक्योर होने के बाद जो मजा आता है ना, वो एमबीबीएस है। फ्यूचर सिक्योर होने के बाद जो मजा है कॉलेज में, वो एमबीबीएस है। बहुत मजा है। बात करते हैं दोस्तों कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा नंबर 1 उसमें आएगा दोस्तों, नंबर 1 दैट इज वाटर। नंबर 1 दैट इज वाटर, इसमें आएगा वाटर। ओके, सो वाटर फॉर्म 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा। वाटर दोस्तों फॉर्म, वाटर फॉर्म 90 to 90%, 90 to 92%, 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा क्या है दोस्तों, वाटर ही है, वाटर ही है। ये फ्लूइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लूइड है दोस्तों। ओके ओके, फिर बाद में नंबर 2 पे आएगा दोस्तों, नंबर 2 पे आएंगे, फिर उसके बाद है दोस्तों दैट इज, फिर आएंगे दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है दोस्तों, इसका परसेंटेज पूछा जाता है, हमेशा याद रखो, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड मोनोसाइट आर सेम, दैट इज 6 to 8%। प्लाज्मा प्रोटीन कितने हैं दोस्तों, इट फॉर्म, प्लाज्मा प्रोटीन इट फॉर्म, प्लाज्मा में 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन, इट फॉर्म 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा। हो गया ना, फिर बाकी का बचा हुआ 2% बाकी का है। तो ये 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है, ये बहुत है विद द फंक्शन। बताता हूं आपको, 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है दोस्तों, 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है। एक है जिसका नाम है अल्बुमिन, अल्बुमिन, अल्बुमिन। टाइम हुआ है क्या, टाइम हुआ है क्या, ओके है हमारे पास अल्बुमिन। इसका काम क्या है, ये अल्बुमिन का काम लिखता हूं दोस्तों, काम है दैट इज इट हेल्प इन, अल्बुमिन इट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। अल्बुमिन जो नाम का प्रोटीन होता है, मैं बताता हूं कि ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। अरे ऑस्मोटिक बैलेंस मींस इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करो। वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वाटर हो गया या बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो गए, तो आयन और मॉलिक्यूल और उसके वाटर और उसके अंदर जो आयन और मॉलिक्यूल है उनका बैलेंस मेंटेन करना है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो काम है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, किसका काम है, ये हमेशा याद रखो। अगर अल्बुमिन कोई कहता है तो मिस्टर अल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, इतना ही याद रखो, मिस्टर अल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, उसका काम याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे हम बोलते हैं ना, सलमान बोले तो खान, प्रियंका बोले तो चोपड़ा, जैकलिन बोले तो हमें उसका भी पता है फर्नांडिस, पर हमें अल्बुमिन बोले तो ऑस्मोटिक बैलेंस पता नहीं है, इसलिए हम पीछे है। तो अल्बुमिन बोले तो मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, उसका काम है। फिर दोस्तों आएगा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन नाम के जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, वो क्या करते हैं दोस्तों, दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस, लड़ते हैं हमारी तरफ से पैथोजेंस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई के अगेंस्ट, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये काम है ग्लोबुलिन का, उनमें से एक है इम्यूनोग्लोबुलिन, और फिर दोस्तों एक है इसके बाद दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, जहां पे ओजन आए वो इनएक्टिव होते हैं, तो दे दोस्तों दे हेल्प इन, हमेशा याद रखो, दे हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, एमसीक्यू, दे हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त गोठणे कधी इंजुरी झाल्याच्या नंतर, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जब हमें इंजुरी हो जाएगी तब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होना बहुत ही जरूरी है। तो ये फाइब्रिनोजन वहां पे मदद करता है। और क्वेश्चन आता है दोस्तों दैट इज मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो यहाँ पे है, मैंने लिखा है कॉलम 1 जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, और यहाँ पे कॉलम 2 में दोस्तों उनके फंक्शन, ये क्वेश्चन आके चला गया है, ये क्वेश्चन आके चला गया है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, हमेशा याद रखो। ये 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड ओके ओके ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोआगुलेशन एकच असतं, म्हणू शकतो आपण, क्या बात है यार उन्मेष, एकच असतं बेटा, क्लॉटिंग और कोआगुलेशन एक ही है। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना क्या है मैं आपको समझाता हूं। ओके,
ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना यानी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड का जितना चाहिए उतना मेंटेन करना, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। मैं ना एक बार कल आपको ना ये डिटेल में बात समझा दूंगा, हाउ टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, कल बात करेंगे, चलेगा? कल बात करेंगे। आज प्लाज्मा का कंपोजिशन देखते और फंक्शन देखते, ठीक है? कल बात करूंगा मैं। ओके, मुझे याद दिलाओ कि सर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग एक ही है, ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में बताओ और रोल बताओ ये एल्बुमिन का, कि हाउ एल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। बहुत बड़ी स्टोरी है एक्चुअली, टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसके बाद वाला टॉपिक वहां पे ये आएगा कि हाउ एल्बुमिन प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, पर मैं यही पे एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ये याद मगअप करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद प्लाज्मा में होंगे नंबर 3, प्लाज्मा में होते हैं दोस्तों न्यूट्रिएंट्स। दे आर प्रेजेंट इन वेरी ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट फॉर्म मतलब कुछ देर के लिए वो सेल फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है एंड फैटी एसिड्स, ये भी होंगे दोस्तों प्लाज्मा में, फैटी एसिड्स। ओके, फिर क्या क्या है मैंने सब लिख के दिया है। नंबर 4 पे दोस्तों होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है? ये मिनरल आयन है। पहले कैटायन लिखता हूं, कैटायन बोले तो बच्चों कैटायन मतलब लिखता हूं, किसी को पता नहीं होगा, मुझे पता नहीं था जब मैं 11th में आया था कि कैटायन किसे कहते हैं। ओके, तो मैं लिख के देता हूं कैटायन मतलब ब्रैकेट में जो पॉजिटिव आयन है बच्चों उन्हें कहते हैं कैटायन। जो पॉजिटिव आयंस है उन्हें कहते हैं कैटायंस, वो है दैट इज सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यह है कैटायन। ओके, यह है दोस्तों कैटायन, किसमें? यह कैटायन। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं अनायन। इलेक्ट्रोलाइट के 2 है, अनायन क्या है दोस्तों, और ये जो अनायन है, अनायंस, अनायंस वो होते हैं दैट इज नेगेटिव आयंस दोस्तों। अनायंस क्या है? वो है नेगेटिव आयंस। अनायन क्या है? वो है नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस में 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड क्लोराइड। तो आपने देखा ये क्लोराइड शिफ्ट होता है। सो दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखूं क्या? यहाँ पे नोट लिखूं, प्लाज्मा की बात करें नोट लिखता हूं दैट इज मैक्सिमम, आपको पता है पर अगर मैंने बॉडी मैक्सिमम, मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम कितना 70% मैक्सिमम, और दैट इज 70% अमाउंट ऑफ CO2 is carried by, इसका प्रूफ दे रहा हूं, is carried by, is carried as, is carried as, is carried as a bicarbonate ion, is carried as a bicarbonate ion, okay, via प्लाज्मा। इसका प्रूफ जो स्टेटमेंट है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, इसका प्रूफ इस टॉपिक में है। यस और नो, यस और नो बोलो दोस्तों, यस और नो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये होगा इतना। तो फिर दोस्तों और क्या है इसमें, प्लाज्मा में कितने हो गए थे? ये 4 हो गए थे क्या, शायद 4। बात करते 5 नंबर की, दैट इज 5 नंबर में आएगा दोस्तों, इसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेशन फैक्टर्स। नाउ कोएगुलेशन फैक्टर्स मींस these are the proteins which help in coagulation of bloods. These are दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स like prothrombin, like prothrombin, 13 टाइप है, 13 prothrombin, that is clotting, these are the protein like clotting factors होते हैं, coagulation factor और clotting factors जिसका नाम है दोस्तों 8, that is clotting factor 9, ऐसे clotting factor लगभग कितनी है था? ओके, देयर आर दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं देयर आर, ओके दे आर कोएगुलेशन फैक्टर, और इनका दूसरा नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन सेम, उनका दूसरा नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। और कितने क्लॉटिंग फैक्टर दोस्तों? ओके, दीज आर प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन्स, ओके, और दे आर दोस्तों, दे आर, कोई पता है किसको पता है कितने हैं?
प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है जो लिवर में बनता है, जो प्लाज्मा में आता है। 2 नहीं है, दे आर 13 इन नंबर, दे आर 13 इन नंबर। कितने हैं? 13, दे आर 13 इन नंबर दोस्तों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई मुझे बता सकता है, आर दे प्रेजेंट इन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म? आर दे प्रेजेंट इन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म? किस फॉर्म में है? बहुत ही बढ़िया यार वेदांश, बहुत ही बढ़िया नंदनी। दे आर प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन है, दे क्लॉटिंग फैक्टर दे आर प्रेजेंट इन inactive form, they are present in inactive form in plasma। ओके, फिर वो एक्टिव बन जाते हैं और उनका काम क्या है दोस्तों? they help in coagulation of blood, they help in coagulation of blood, coagulation of blood। 2 शब्द है coagulation of blood, ओके, coagulation of blood, coagulation of blood। आता 2 गोष्टी बोलतो आणि थांबतो, 2च गोष्टी। नाउ अगर दोस्तों, अगर ये प्लाज्मा है, मान लो यह है प्लाज्मा, यह है कंटेनर, यह है कंटेनर, और इस कंटेनर में दोस्तों, इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर में मैंने कहा ना स्ट्रॉ कलर का एक फ्लूइड है जिसका नाम है, कहाँ गया वो स्ट्रॉ कलर, जिसका नाम है प्लाज्मा। जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। जिसका नाम है दोस्तों प्लाज्मा। बाकी की भी सब चीजें इसमें मान लो, जिसका नाम है प्लाज्मा। यह है प्लाज्मा, ओके, यह है प्लाज्मा, यह है प्लाज्मा, ओके दोस्तों। और इस प्लाज्मा में क्या है? इस प्लाज्मा में दोस्तों, इस प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है। इस प्लाज्मा के अंदर क्या है? इस प्लाज्मा के अंदर ना क्लॉटिंग फैक्टर है। और कैसे फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे वो क्लॉटिंग फैक्टर? इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब वो सोए हुए है। दिख रहा है क्या नहीं आपको? व्हाट आर दिस? ये है क्लॉटिंग फैक्टर, समझे या नहीं? ये क्या है दोस्तों? क्लॉटिंग फैक्टर। ये है प्लाज्मा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये क्या है दोस्तों? ये है प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है प्लाज्मा, ओके, ये है प्लाज्मा। अगर 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 नाउ इस प्लाज्मा से मैंने इन क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया, इन प्लाज्मा से मैंने क्या कर दिया दोस्तों? ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, अरे सॉरी, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसको मैंने हटा दिया। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, अरे सॉरी, ठीक है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसको मैंने हटा दिया है, ओके सॉरी, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। चल आ जा भाई, यहाँ पे तू भी आ जा भाई, ओके चल, ओके भाई तू भी। ये क्लॉटिंग फैक्टर को मैंने निकाल दिया है, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर, ओके। ये मैंने क्या कर रहा हूं? मैं प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल रहा हूं। यह क्लॉटिंग फैक्टर, और यह है दोस्तों यहाँ पे ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर को मैंने निकाल दिया है। यह मान लो क्लॉटिंग फैक्टर, यह मान लो क्लॉटिंग फैक्टर। व्हाट आर दिस दोस्तों? यह है क्लॉटिंग फैक्टर, याद रखो, यह है क्लॉटिंग फैक्टर। अभी जो बचा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? अभी जो बचा हुआ है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जो बचता है इसे क्या बोलते हैं? क्या बात है, इसे बोलते हैं सीरम। वाह, किसने बोला? सब बोल रहे, इसे बोलते हैं सीरम। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं कुछ ऐसा लिखता हूं दोस्तों, तो यह है क्लॉटिंग फैक्टर। मैं पहले के जैसे उधर लिखता हूं, मान लो यह है क्लॉटिंग फैक्टर, मैं इनको फिर वापस लेके आता हूं। मान लो यह है क्लॉटिंग फैक्टर, ओके, मैं इनको वापस लेके आता हूं। यह है मान लो क्लॉटिंग फैक्टर। चलो आ जाओ भाई लोग, ओके। ये क्लॉटिंग फैक्टर मैंने वापस ले लिया है। इनकी किसी का आंख वगैरह बाकी है तो फिर से वापस लेके आता हूँ। तेरी भी आंख शायद बाकी है इधर। यह है क्लॉटिंग फैक्टर, और दोस्तों इनको मैं वापस लाता हूँ। तो ये हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा। और दोस्तों फिर अगर मैंने क्या किया, अभी ये क्लॉटिंग फैक्टर अलग कर दिए, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर दोस्तों, ये अगर अलग कर दिया मैंने प्लाज्मा से, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर मैंने इसे अलग कर दिए,
तो बचा हुआ जो फ्लूइड है इसे कहते हैं सीरम। जो बचा हुआ फ्लूइड है इसे कहते हैं सीरम। और इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII पूना वाला, ओके, जो है ना पूना वाला, क्या नाम है उसका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम मतलब इस सीरम ये ऐसा फ्लूइड है दैट इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। व्हाट इज सीरम दोस्तों? सीरम क्या होगा? सीरम, सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्या है सीरम? इट इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्या नाम है उसका? ओके, आदर पूना वाला, क्या बात है दोस्तों, प्लाज्मा माइनस, ये हो गया प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ये जो फ्लूइड बचता है सीरम, और उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज, और उसे कहते हैं दोस्तों सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और इसमें हम इसका मदद लेके हम वैक्सीन बनाते हैं। ये जो फ्लूइड बना है इसका नाम है दोस्तों, इस फ्लूइड का नाम है सीरम। इस फ्लूइड का नाम क्या है? सीरम। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? सो प्लाज्मा क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर प्लस सीरम। तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। यस और नो बोलो, यस और नो, यस और नो। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, बस रुकते आज के लिए। विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, अगर उनमें से क्लॉटिंग फैक्टर मैंने हटा दिए प्लाज्मा में से, प्लाज्मा माइन विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बचेगा? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बचेगा? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर आज की सबसे बड़ी ताजा हेडलाइन है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ये है सीरम। इसीलिए, और इस फ्लूइड पे वो ज्यादा काम करते हैं, इस सीरम के ऊपर, इसलिए उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्नेक वेनम कोएगुलेट ह्यूमन ब्लड, ये गलत बात है। स्नेक वेनम नेवर कोएगुलेट ह्यूमन ब्लड, उल्टा होता है बेटा। आविष्कार हिवाड़े उल्टा होता है, वो ब्लड को कोएगुलेट नहीं करता है। याद रखो, उल्टा होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हिमोरेज होतो रे, रक्तस्राव होतो आहे सिलेबसला सांगल। व्हाट इज प्रोथ्रॉम्बिन? प्रोथ्रॉम्बिन इज अ प्रोटीन, एक कोएगुलेटिंग प्रोटीन है। प्रोथ्रॉम्बिन क्या है? एक दोस्तों कोएगुलेशन फैक्टर है। क्या है? एक सेकंड कोएगुलेशन फैक्टर है। येणार आहे ना सिलेबसला, सांगतो ना। प्रोथ्रॉम्बिन क्या है? कल बात करेंगे इसके बारे में। एक क्लॉटिंग फैक्टर है, लक्षात ठेवा तो, सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रॉम्बिन। क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोटीन है ते पण इनएक्टिव। जिसके आगे प्रो और जिसके पीछे ओजन लगा है वो इनएक्टिव है, सो रहे हैं। अरे मेरे पीछे ना ओजन लगा है और मेरे आगे प्रो लगा है, तो मैं सोने वाला हूं। और जब मेरा प्रो चला गया तो मैं एक्टिव बन गया, मेरा ओजन चला गया तो मैं एक्टिव बन गया। प्रोथ्रॉम्बिन, दीज आर इनएक्टिव प्रोटीन। नाम सुना होगा थ्रोम्बिन, आपने थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रॉम्बिन से ही बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्लूइड मॅट्रिक्स नाही समजला? फ्लूइड मॅट्रिक्स म्हणजे पाणी असतं ते। फ्लूइड मॅट्रिक्स म्हणजे वॉटर आहे, प्लाझ्मा आणि फॉर्म्ड एलिमेंट, आणि बाकीचं जे समजा बाकीच्या काही गोष्टी असतील ज्या की आणखीन आपण क्लियर कट सांगू शकलो नाहीत की हे, दैट इज फ्लूइड मैट्रिक्स। मेन तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है, और बाकी के जो बचे कुछ जो मैट्रिक्स यानी सब्सटेंसेस जो कि फ्लूइड के फॉर्म में है, वो चीजें जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, सब। तो आज इसके ऊपर डीपीपी होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? ओके, हाउ वाज द लेक्चर? रुकते हैं दोस्तों यहीं पे। ओके